अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फरहान खान और तमाम देखने वालों को फरहान खान पॉडकास्ट पर खुशामदीद कहते हैं। हालिया सैलाब से बहुत सी दुनिया मुतासिर हुई। अब भी बहुत से इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, लेकिन उसके साथ साथ सैलाब के गुजरने के बाद जो सबसे बड़ा खदशा होता है वहां पे बीमारियों का खदशा होता है। आप सब जानते हैं कि सैलाब का पानी जब जाता है और कुछ जगह पानी जमा होता है, उससे बीमारियों के बहुत ज्यादा खदशात होते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सैलाब के बाद हो सकती हैं, और उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती मयर्स क्या हो सकते हैं, और क्या खास तौर पर जो उधर के इलाके के लोग हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, और हम जो रिलीफ का काम जितने भी लोग कर रहे हैं उनको उनकी कैसे सपोर्ट करनी है। इन सारे मौजूद में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त जनाब फलक शेर साहब मौजूद हैं। आप एक्सपर्ट हैं, माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा माइक्रो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, और आप डायरेक्टर हैं अल खलील एजुकेशन सेंटर के। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फरहान साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे बोलने का मौका दिया, और जो पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियां फैलाई हैं और लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्द निकाले और लोग बाहिफाजत अपने घरों में महफूज रहें और सैलाब की तबाहकारियों से बचें। अच्छा, मुझे ये बताएं फलक शेर साहब कि सैलाब जब उतरता है फिर उसके बाद कुछ जगहों पे पानी भी जमा रहता है और यकीनी तौर पे बीमारियों का खदशा होता है। वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सैलाब के उतरने के बाद जब पानी थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में जब जमा होता है जिनका खदशा ज्यादा होता है? सैलाब के बाद जो ज्यादा बीमारियां फैलने का खतरा होता है वो होती हैं वाटर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वाटर बॉर्न डिजीज को आमतौर पे हम कह देते हैं पेट की बीमारियां, जिनमें सबसे ज्यादा आप कह लें कि सरफेस हैजा है। हैजा है वो कॉलरा एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। और उसके बाद टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कॉमन हो जाता है जब फ्लड होता है, और ये लिवर की बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन करते हैं। और इसके बाद हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीज में जो डेंगू और मलेरिया है और चिकनगुनिया है। डिजीज से क्या मुराद है? वेक्टर बॉर्न डिजीज से अगर सिंपल अल्फाज में कहें कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां, या अदर इंसेक्ट्स जो हैं उनसे फैलने वाली बीमारियां। और चूंकि सैलाब होता है, सैलाब की वजह से जो जूनोटिक डिजीज है उनका भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। जेनेटिक डिजीज का ही बता दें। जूनोटिक डिजीज जो है ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में होती हैं। अच्छा, हम आगाज करते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। कि अगर जाहिर बात है पानी ने अपना आप तो दिखा दिया, पॉकेट्स में कहीं ना कहीं पानी जमा होता है, वो निकलना इतना पॉसिबल नहीं है। सो एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है वो लोग जो उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे पानी है? अगर तो मैं अब इस करंट सिनेरियो की वेदर की बात करूं, पानी जहां जहां पे भी खड़ा है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि मैं भी न्यूज में सुन रहा था, महकमा मौसमियात के मुताबिक पहली दफा ऐसे हुआ है कि इस मंथ के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 25 टू 27 तक टेम्परेचर जा रहा है, जो कि कोई भी जरासीम है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, उसके जो फैलाव के लिए मौजू मौसम तस्वर किया जाता है, क्योंकि सबसे अहम टेम्परेचर होता है। जैसे ही आपने पहले भी देखा कि टेम्परेचर राइज होता है और ये जो डिजीजेज हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया, ये कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा है, ऊपर से वेदर कंडीशन ऐसी है, वहाँ पे ज्यादा तादाद में मच्छर और बैक्टीरिया पैदा होने का खतरा है। उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर ये करनी चाहिए कि मच्छरों से बचाव का जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। और जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहाँ पे आप उनको सिर्फ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मच्छर मार स्प्रे, मच्छर मार दवाइयाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हैंड हाइजीन के हवाले से लोगों को एजुकेट किया जाए। वहाँ पे प्रॉपर फ्लशिंग का सिस्टम हो, वॉशरूम के बाद हैंड वॉश करें और उनको वहाँ पे सोप, हैंड वॉशिंग मटेरियल जो वो प्रोवाइड किया जाए खाने के साथ साथ। अगर हम यही कर उनको गाइड भी किया जाए कि आपने खाने से पहले, खाने के बाद, हाथ और जब भी हाथ गंदे उनको धोना है, हैंड वॉश करना है। अगर तकरीबन 30 से 40% तो जो पेट की बीमारी, जिस तरह मैंने डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए और ई की बात की है, 30 से 40% बीमारियां तो वो सिर्फ हाथ धोने से ही कम हो जाएंगी। और ये वो बात है जो फलक शेख साहब ने कहा है, ये उनके लिए नहीं, ये हमारे सबके लिए भी है। यानी हमारे घरों में भी बच्चे अक्सर
छोटे बच्चे खासतौर पर एहतियात नहीं करते, जमीन पे हाथ लगा या कोई चाबी पकड़ ली वो मुंह में डाल ली, ऐसे की छोटी छोटी चीजें होती हैं। सो इससे भी एहतियात करनी चाहिए तमाम लोगों को। तमाम को करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि फ्लड रिलीफ कैंप्स लग रहे हैं, उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, लेकिन लोग अपने घरों से बेघर हैं। उनको अपनी हाइजीन के लिए चीजें जो है प्रोवाइड करना, सोप और कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह जो होता है, डिटर्जेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रोवाइड किया जाए। इस पे जो है ना वो जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, पीने के पानी के हवाले से बताया, क्योंकि पीने का पानी ऑफ कोर्स वहाँ पे भी वैसा अवेलेबल नहीं है, सो वो उसमें कितनी एहतियात करनी है? पीने का पानी तो हमेशा से, चाहे जहाँ पे भी कैंप लगा हुआ है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो साफ मिनरल वाटर है, अगर कोई वो प्रोवाइड कहीं जगह पे हो रहा है तो वो यूज़ करें, वरना बॉइलिंग वाटर यूज़ करें। बॉयल किए बगैर पानी को हरगिज़ यूज़ ना करें। और दूसरा ये कि जो बर्तन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बर्तनों को अक्सर देखे पानी की कमी की वजह से सैलाब के पानी से या हम नल के पानी से धो के हम यूज़ कर लेते हैं, उसको भी एहतियात करें। हमेशा कोशिश करें जिस भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, पानी भी गर्म पानी के अंदर जो बर्तन जो है ना वो वॉश करें, ताकि कम से कम जो जरासीम है बर्तनों के अंदर भी है, हाथ भी धो लेंगे, खाना भी साफ खा लेंगे। अगर हम बर्तन सही से साफ नहीं करेंगे उससे भी डिजीज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा, हमारे अक्सर होटल्स के अंदर ये देखा गया कि बर्तन एक ही टब में धो रहे होते हैं, साबुन लगा के एक ही टब में उसको घुमाया और बाहर निकाल लिया, वो कितना खतरनाक होता है? वो खतरनाक तो है कि हर तरह के जो बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो जारी बात है शामिल हो जाते हैं। ये एक अलग है, लेकिन अगर उन्होंने स्टरलाइजर रखे हैं होटल में तो हो सकता है कि वो बाद में स्टरलाइज कर ले हों। लेकिन हम अगर फ्लड रिलीफ कैंप्स की बात करें, वहाँ पे हाइजीन का जो ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मलेरिया के अलामात क्या हैं कि वहाँ पे जारी बात है खदशा है कि मलेरिया भी फूट सकता है, जैसे तो अगर पेरेंट्स को पता चले कि यार ये बच्चा थोड़ा सा लेजी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसकी क्या है सिम्टम्स? जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी डिजीज का सबसे पहला सिम्टम फीवर है, अगर कोई भी आप महसूस करते हैं कि बच्चे का जिस्म गर्म हो रहा है, क्योंकि जो ये वाली वाटर बार डिजीजेज हैं या जिन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, इनका सबसे मेन टारगेट हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। जैसे ही आप बच्चों को जो है देखें कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो फ़ौरन उनको मेडिकल कैंप में लेके जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा फंगल इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी इसके खदशात है। सैलाब के अंदर फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत कॉमन हो जाता है, जिसम पे दाने निकलना, पिंपल, खारिश का फैलना। ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये जो फंगस है ये ज़्यादा नमी में ग्रो करता है। अब जैसे मैंने बताया, वेदर कंडीशन ऐसी है, नमी भी है और टेम्परेचर भी है। और हमेशा बच्चों का भी ख्याल रखें कि वो ज़्यादा देर तक गीले कपड़े पहन के ना रखें। हम इसका यही एहतियात कर सकते हैं कि नमी वाली जगह से या गीले कपड़े पहनने से एहतियात करें। बिल्कुल ठीक है, नमी और गीले कपड़े पहनने से एहतियात करें। और अच्छा ये बताइए कि डेंगू के भी खदशात हैं, और ये होता है ज़्यादातर पानी में, और बाज़ जगह पानी जमा होता है। ये जो सैलाब का पानी, ये तो गंदा पानी नहीं होता, मिक्स होता है, इसमें भी क्या डेंगू हो सकता है? बिल्कुल, इसके अंदर भी डेंगू जो है वो पैदा हो सकता है, क्योंकि ये सैलाब का पानी जो है ये मिक्स वाटर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा साफ पानी भी है, गंदा पानी भी है। और फिर पानी अगर ज़्यादा देर किसी जगह खड़ा रहे तो ऑटोमेटिकली वो खड़ा रहेगा, तो पानी का जो गंद है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर तो साफ पानी होगा। तो इसलिए यही वजह है कि फ्लड के अंदर ये जो वाटर बार डिजीज़ कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर सीवरेज का पानी भी है, इसके अंदर फैक्ट्रियों का पानी भी है, इसके अंदर समुंदर का पानी भी है, इसके अंदर नहरों का पानी भी है, और ये मुख्तलिफ इलाकों से आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि एक और बहुत बड़ा खदशा होता है जब सैलाब में, जाहिर बात है पानी के साथ साथ स्नेक, सांप आने का खदशा होता है, और अक्सर देखा है कि स्नेक बाइट के बहुत वाक़यात होते हैं। सो क्या ये सच है, ऐसा होता है? बिल्कुल, जो पानी है, जारी बात है कि आपको पता है कि जितने भी हशरात हैं या स्नेक है, कीड़े मकोड़े हैं, वो ज़मीन के अंदर रह रहे होते हैं। जब ज़मीन का कटाव होता है या मुख्तलिफ जगह से पानी इकट्ठा होता है, तो ऑटोमेटिकली इस तरह की जो हशरात हैं, स्नेक्स हैं, वो बाहर निकल आते हैं। और वो अपने लिए, जिस तरह हम रिलीफ कैंप्स के अंदर सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं, स्नेक्स भी अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। ओके। तो इसलिए फिर सैलाब के दौरान जब पानी पानी हो, वो खुश्की पे आएंगे रहने के लिए, तो वहाँ पे भी स्नेक बाइट का खतरा जो है वो बढ़ जाता है।
कोशिश करें, अगर किसी को कुछ स्नेक बाइट करता है, अगर उसको मार लें ठीक है, नहीं मार सकते उसका कम से कम हुलिया याद कर लें किस किस्म का स्नेक था, क्योंकि इसकी डिफरेंट वैक्सीन अच्छा। होती हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाए, जाके डॉक्टर बकायदा हिस्ट्री ले कि आपको किस किस्म के हुलिये के सांप ने काटा है, ताकि उसको डॉक्टर ये पूछता है? उस किस्म की वैक्सीन लगे और जो पेशेंट है वो उसकी जान को बचाया जा सके। और जो मैं अपने देहाती बहन भाई हैं उन सब के लिए ये कहता हूँ कि देसी टोटकों पे नहीं रहना। अगर स्नेक बाइट करता है कि जी हम कपड़ा बांध दें, कि यहाँ से ब्लड निकाल दें, इग्नोर नहीं करना, फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने रजू करना। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रजू करें। अच्छा, ये जो दाने निकलते हैं बच्चों को बरसात में, खास तौर पे बरसात में भी और ये सैलाब के पानी में, उसकी कोई प्रिकॉशन वैक्सीनेशन है? बिल्कुल, अगर अवेलेबल वैक्सीनेशन है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कैंप्स के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन हो। और दाने जिस तरह मैंने पहले बताया, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निकलता है। और सैलाब के अंदर कामन इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा देर गीले कपड़े रहते हैं, जैसे ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं और सैलाब भी है, तो कोशिश करें कि कपड़े जो है वो खुश्क इस्तेमाल करें। अगर एक कैंप के अंदर एक बच्चे को दाने निकल आए हैं या उसको खारिश हो गई है, कोशिश करें उसको बाकी बच्चों से सेपरेट करें। अच्छा, अब हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, अब 100% तो उस पर, लेकिन तो फिर भी ये हम एक बच सकते हैं। अवेयरनेस है जो हम भी दे रहे हैं कि अगर बच्चे को इन केस किसी एक बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दूसरे बच्चों से आप साइड पे कर लें। अक्सर देखा गया है, मैंने ज़ाती तौर पे भी देखा है कि जहाँ पे सैलाब से मुतासरीन बच्चे होते हैं, तो बेशुमार बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दाने छोटे छोटे निकले होते हैं। उसकी रीज़न जो आप बता रहे हैं यही है कि वो सेपरेट नहीं करते, एहतियात नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फलक शेख साहब, वो ये है कि जाहिर बात है जिनका सैलाब से मुतासिर है, उनका घर चला गया, उनका साजो सामान चला गया, कपड़े भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो हमारे देखने वाले देख रहे हैं कि आप ये चीज़ महसूस करें कि जिनके पास कपड़े नहीं है, वो एक ही सूट में या एक ही जोड़े में, वो उन्हीं में रहेंगे, गीले भी होंगे कपड़े, सुखाने के लिए भी खर्चा होगा कि उतारें कैसे। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को ये एक एहसार करना होगा, जज्बा दिखाना होगा कि उनको साफ कपड़े, जो कपड़े हम खुद पहनते हैं ना, उस तरह के साफ कपड़े धो के अच्छी तरह इस्त्री करके तय करके हम कैंप्स तक भेजें, ताकि उनके पास कपड़े मैक्सिमम हो। अगर कपड़े नहीं होंगे तो वो बदलेंगे कैसे? दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, सर, कपड़ों के साथ अगर आप उनको डिटर्जेंट, सोप, हैंड वॉश, साबन ये भी प्रोवाइड करें ताकि वो धो के यूज़ कर लें। दूसरा, आपने हमेशा अगर कोई भी रिलीफ कैंप में जा रहा है, खाने के अलावा ज़रूरियाती ज़िंदगी के, जैसे फीमेल्स के स्पेशल डेज के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उनकी हाइजीन के लिए जो चीज़ें होती हैं, फीमेल्स भी कैंप्स में जाती हैं, तो जारी बात है वहाँ पे तो नहीं देखा जा रहा है कौन किस तरह से रह रहा है। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी में, ये चीज़ें हमारे घरों में यूज़ होती हैं, हमारी बहनें बेटियां यूज़ करती हैं, कैंप्स के अंदर वो भी लेके जाना चाहिए। मेरा तो पॉइंट बहुत अच्छी बात ये है कि, और ये बात जो है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात देख लें, बिल्कुल हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सो वो तमाम चीज़ें उनकी ज़रूरत की हैं। सर, एनी मैसेज फ्लड विक्टिम्स के लिए, देखने वालों के लिए, जो फूड लेके जा रहे हैं उनके लिए एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए लास्ट में? जो खाना लेके जा रहे हैं, एक तो ये है कि रिलीफ कैंप में जारी बात है कोशिश करें खाना फ्रेश लेके जाएं। वेदर कंडीशन का मैंने बताया है, एक खाना 4 से 6 घंटे के दौरान स्पाइल हो सकता है, उसके अंदर फंगस या जरासीम आ सकते हैं। तो दूसरा ये है कि आप जो रिलीफ कैंप्स के अंदर हैं वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, सोप यूज़ करें। और मैं ये कैंप्स वालों को कह रहा हूँ कि आप डिमांड करें कि हमारे पास साबुन नहीं है, हाथ धोने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और हाइजीन ही वह चीज़ है जो हमें इस जो वबा है उससे बचा सकती है। और मच्छर मार स्प्रे, मच्छर मार दवाएं ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आपका खेमा है उसके बाद अगर छोटा मोटा पानी खड़ा है उसको खड़ा ना होने दें, बर्तनों को खुला ना रखें। वहाँ पे कैंप के अंदर अक्सर बर्तन रखे होते हैं, जानवरों के लिए अगर पानी रखा है तो उसको खुला ना रखें, उसको ढांप के रखें ताकि वहाँ पे मच्छर पैदा ना हो। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, आप साफ़ सुथरे रहें, चाहे वो आप सैलाब से मुतासिर हैं, घर में हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में जो हमारे बहन भाई इससे मुतासिर हुए हैं,
अल्लाह ताला किसी की भी इन हालात में ना लेके आए। अगर वो आए हैं तो दिल खोल के उनकी मदद कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।